कभी सोचा है जब हम कहते हैं यूनिवर्स, तो क्या वो सच में सब कुछ होता है? मतलब क्या कोई किनारा है, कोई बाउंड्री जहां अपना ब्रह्मांड खत्म होता हो और उसके बाहर कुछ और शुरू होता हो? या फिर ये बस चलता ही जाता है, अनंत? हाँ, ये सवाल ही कितना बड़ा है ना। बिल्कुल। और ये सोचना कि शायद जिसे हम अपना पूरा ब्रह्मांड, अपनी पूरी रियलिटी समझते हैं, वो असल में सिर्फ एक बुलबुला हो। एक बुलबुला जो एक बहुत बड़े किसी अनजाने कॉस्मिक समंदर में तैर रहा हो। हाँ, ये आजकल ना मॉडर्न कॉस्मोलॉजी का शायद सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है। मतलब ये सिर्फ फिक्शन नहीं है? नहीं, ये सोचना कि हमारा अस्तित्व शायद एक बहुत बड़ी तस्वीर का बस छोटा सा हिस्सा है, ये कल्पना ही हैरान कर देती है। और हाँ, साइंस की कुछ लीडिंग थ्योरीज इसी तरफ इशारा कर रही हैं। एक थ्योरी है जिसे कॉस्मिक बबल मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। कॉस्मिक बबल मल्टीवर्स? हाँ, जो कहती है कि हो सकता है हमारा यूनिवर्स वाकई एक बुलबुला हो। और सिर्फ एक नहीं, बल्कि ऐसे अनगिनत बुलबुले। बिल्कुल। हर एक के अंदर एक पूरा का पूरा यूनिवर्स, जिसके अपने लॉज हों, अपनी फिजिक्स, अपनी अलग कहानी। एग्जैक्टली। हर बबल में शायद एक अलग रियलिटी चल रही हो। ये तो मतलब किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा साउंड कर रहा है तो, लेकिन इसकी जड़ें असल साइंस में है। तो आज हमारे पास जो भी सोर्स मटेरियल है, चलिए उसमें गोता लगाते हैं। इस हैरान करने वाले आइडिया को ना परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कहाँ से आया और हमारे होने के बारे में क्या बताता है। हाँ बिल्कुल। तो इसकी कहानी शुरू होती है हमारे यूनिवर्स की पैदाइश से ही। हम सब ने बिग बैंग के बारे में तो सुना ही है। हाँ, करीब 13.8 अरब साल पहले। हाँ, एक बहुत ही छोटा, गरम, डेंस पॉइंट था, सिंगुलैरिटी कहते हैं उसे। वहां से सब कुछ शुरू हुआ। स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी, सब। वो महाविस्फोट। लेकिन आपने कहा इसकी जड़ें और गहरी हैं। हाँ, क्योंकि बिग बैंग अपने आप में पूरी कहानी नहीं है। एक और आइडिया है, कॉस्मिक इन्फ्लेशन। ये तस्वीर को और भी ज्यादा कह सकते हैं वाइल्ड बना देता है। इन्फ्लेशन मतलब फैलना, ये कैसे आया पिक्चर में? देखिए, बिग बैंग थ्योरी बहुत कुछ समझाती है, पर कुछ पहेलियां भी छोड़ देती है। जैसे यूनिवर्स इतना यूनिफॉर्म क्यों है, हर दिशा में इतना फ्लैट क्यों लगता है हमें? अच्छा। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए 80s में एलन गुथ जैसे साइंटिस्ट ने ये इन्फ्लेशन थ्योरी दी। इसके हिसाब से बिग बैंग के फौरन बाद, मतलब सेकंड के एक बहुत ही छोटे हिस्से में यूनिवर्स का साइज एकदम तेजी से बढ़ा, एक्सपोनेंशियली। कितनी तेजी से? प्रकाश की गति से भी कहीं ज्यादा तेज। एक मिनट, लाइट से भी तेज? ये तो आइंस्टीन के हिसाब से मुमकिन नहीं है ना? अच्छा सवाल है। देखिए, ये स्पेस के अंदर किसी चीज के चलने की बात नहीं है। ये स्पेस खुद फैल रहा था। जैसे आप किसी बलून को फुलाते हैं तो उसकी सतह फैलती है ना, उस पर बने डॉट से एक दूसरे से दूर जाते हैं, ये वैसा था। अच्छा, समझ गई। स्पेस इटसेल्फ वाज एक्सपैंडिंग। हाँ, अब सोचिए अगर ये इन्फ्लेशन, ये फैलाव हर जगह एक साथ एक ही रेट पर शुरू और खत्म नहीं हुआ तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से फैला होगा, कहीं ज्यादा कहीं कम। बिल्कुल सही। यहीं से वो कॉस्मिक बबल का आइडिया आता है। इस थ्योरी के कुछ वर्जन्स कहते हैं कि इन्फ्लेशन एक तरह का चेन रिएक्शन था। जैसे साबुन के पानी में फूंक मारो तो बुलबुले बनते हैं ना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। हाँ। तो साइंटिस्ट मानते हैं कि इन्फ्लेशन के दौरान क्वांटम लेवल पर जो छोटी छोटी एनर्जी की ऊपर नीचे हरकतें होती हैं, फ्लक्चुएशंस, वो खिंचकर बहुत बड़ी हो गई। अब जहां ये एनर्जी थोड़ी कम हुई, वहां स्पेस का फैलना धीमा पड़ गया और वहां बन गया हमारा जैसा एक बबल यूनिवर्स, अपनी खास फिजिक्स के साथ। और जहां इन्फ्लेशन रुका नहीं, जहां वो जारी रहा, वहां स्पेस फैलता रहा। और उस फैलते हुए स्पेस में नई जगहों पर फिर से इन्फ्लेशन धीमा हुआ और नए बुलबुले बनते गए, नई यूनिवर्स। अरे वाह! तो ये मतलब एक बार का धमाका नहीं था, बल्कि एक तरह की यूनिवर्स बनाने वाली फैक्ट्री जो शायद अब भी चल रही है। हाँ बिल्कुल। कई कॉस्मोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कमाल है। तो हमारा ब्रह्मांड, हमारी ये जानी पहचानी रियलिटी, वो बस उन अनगिनत चमकते बुलबुलों में से एक है जो एक बहुत बड़े कॉस्मिक वॉइड में तैर रहा है। सोर्स में एक विजुअल था। सोचिए, एक ग्लोइंग बबल, उसके आसपास हजारों और शाइनिंग बबल्स, हर एक का रंग अलग, अंदर गैलेक्सी शेप्स अलग। हाँ, वो कल्पना ही मजेदार है। और ये सिर्फ दिखने में अलग नहीं होंगे। असली मजा तो तब शुरू होता है जब हम सोचते हैं कि इन अलग बबल्स के अंदर फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज ही अलग हो सकते हैं। फिजिक्स के नियम अलग? हाँ, मतलब जैसे हमारी यूनिवर्स में गुरुत्वाकर्षण की एक खास ताकत है ना। हाँ। सोचिए, एक बबल यूनिवर्स जहां ग्रेविटी 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। 100 गुना? तो वहां क्या होगा? शायद
तारे बहुत जल्दी जलकर खत्म हो जाएं, ग्रह शायद बनी ना पाएं, लाइफ तो दूर की बात है। अच्छा, और या सोचिए एक यूनिवर्स जहां लाइट की स्पीड बहुत कम हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की ताकत अलग हो, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स वैसे बने ही ना जैसे हम जानते हैं। तो मतलब पूरी केमिस्ट्री ही बदल जाएगी। बिल्कुल, फंडामेंटल लेवल पर सब कुछ अलग हो सकता है। सोच में एक और चीज थी जो चौंकाने वाली थी कि किसी यूनिवर्स में टाइम ही उल्टा चल रहा हो। क्या ये सीरियसली एक पॉसिबिलिटी है? देखिए, बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव है। मतलब अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल फिजिक्स में इस पर सोचा जाता है। अगर बेसिक लॉज ही अलग हैं, तो कौन कह सकता है टाइम का बिहेवियर कैसा होगा? क्या वो हमेशा आगे ही बढ़ेगा, या कहीं चीजें टूटने के बजाय जुड़ रही हों, लोग बूढ़े होने के बजाय जवान हो रहे हों? कौन जाने। ये सब अभी थ्योरी के दायरे में है, पर ये दिखाता है कि पॉसिबिलिटीज कितनी अजीब हो सकती हैं। और जीवन, हम तो कार्बन बेस्ड लाइफ है, पर अगर नियम अलग, केमिस्ट्री अलग, तो लाइफ का बेसिस भी अलग हो सकता है। सिलिकॉन बेस्ड लाइफ का आइडिया पुराना है। हाँ, सिलिकॉन। अगर किसी यूनिवर्स में टेम्परेचर, प्रेशर, केमिकल कंडीशंस बहुत अलग हों, तो शायद सिलिकॉन जैसे एलिमेंट्स लाइफ का आधार बन जाएं। कैसे दिखेंगे वो जीव? क्रिस्टल जैसे या कुछ एकदम एलियन? हम कल्पना भी नहीं कर सकते शायद। ये सब सोचने के बाद एक और ख्याल आता है, अगर फिजिक्स अलग हो सकती है, केमिस्ट्री अलग हो सकती है, तो क्या हिस्ट्री भी अलग हो सकती है? मतलब क्या ऐसे यूनिवर्स हो सकते हैं जो हमारी जैसे ही शुरू हुए, लेकिन कहीं किसी छोटी सी घटना के अलग होने से आज बिल्कुल अलग रास्ते पे हों? यहीं से वो ऑल्टरनेट वर्जन्स वाला आइडिया आता है ना? हाँ, हमारे ऑल्टरनेट वर्जन्स। बिल्कुल, ये मल्टीवर्स की सोच का एक और पहलू है। इसे कभी टाइप 3 मल्टीवर्स कहते हैं या लेवल 1। लेकिन बबल यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी दूसरे बबल में फिजिक्स के नियम थोड़े ही अलग हों, इतने की लाइफ पनप सके, तो हाँ, वहां हमारे जैसे दिखने वाले पर शायद बिल्कुल अलग जिंदगी जीने वाले लोग हो सकते हैं। मेरा ही कोई और रूप किसी और यूनिवर्स में, क्या पता वो मुझसे ज्यादा कामयाब हो या शायद ज्यादा अकेली। ये ख्याल सिर्फ साइंटिफिक नहीं रह जाता, फिर ये बहुत पर्सनल, बहुत इमोशनल हो जाता है। सच में। और सोर्स ये भी बताता है कि ये बबल्स शायद पूरी तरह आइसोलेटेड ना हो, इनके बीच कोई कनेक्शन। क्वांटम फोम का जिक्र था। हाँ, क्वांटम फोम ये एक कॉन्सेप्ट है जो स्पेस टाइम के सबसे छोटे स्केल पर एनर्जी और पार्टिकल्स के लगातार उबलते बदलते समंदर जैसा है। एक आइडिया ये है कि शायद यही वो फोम है जिसमें ये बबल यूनिवर्स बनते हैं, या शायद ये इन्हें किसी तरह जोड़ता है एक अनदेखे धागे से। क्वांटम फोम जैसे इन सारे बबल्स के बीच का एक सबस्ट्रेटम। वाह। लेकिन एक बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये थी कि ये बबल्स बनने का प्रोसेस शायद रुका ही नहीं है। हाँ, ये इटर्नल इन्फ्लेशन या अनंत मुद्रास्फीति का विचार है। एलन गुत्स, आंद्रे लिंडे जैसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट ने इसे आगे बढ़ाया है। इटर्नल इन्फ्लेशन मतलब हमेशा चलने वाला। उनका तर्क है कि एक बार इन्फ्लेशन शुरू हो गया तो ये पूरी तरह से कभी रुक ही नहीं सकता। ये आज भी, इस पल भी उस विशाल कॉस्मिक ओशन में कहीं ना कहीं चल रहा है। तो और जहां भी ये थोड़ा धीमा पड़ता है, बूम, एक नया बबल यूनिवर्स जन्म लेता है। मतलब अभी इसी वक्त जब हम बात कर रहे हैं, कहीं दूर नए नए संसार बन रहे हैं, नए यूनिवर्स पैदा हो रहे हैं। अगर ये थ्योरी सही है तो हाँ, ये सोचना ही कितना माइंड ब्लोइंग है। क्रिएशन का एक कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस। हमारा यूनिवर्स तो फिर अरबों खरबों में से बस एक हुआ और नए हर पल बन रहे हैं। ये यूनिवर्स को देखने का नजरिया ही बदल देता है। एक अकेली स्टैटिक चीज से एक डायनामिक, लगातार बढ़ते हुए मल्टीवर्स तक। तो फिर वो सवाल जो अब सबके मन में गूंज रहा होगा, अगर इतने सारे यूनिवर्स हैं, तो क्या हम कभी अपने इस बुलबुले से बाहर निकल सकते हैं, किसी दूसरे में झांक सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं? यहाँ आकर साइंस थोड़ा ब्रेक लगाती है। अभी की हमारी समझ के हिसाब से सीधा जवाब है शायद नहीं। क्यों? वजह है हमारे अपने यूनिवर्स का बर्ताव। हमने इन्फ्लेशन की बात की, स्पेस के फैलने की। हाँ? वो फैलाव आज भी जारी है। दूर की गैलेक्सीज हमसे तेजी से दूर जा रही हैं, हबल लॉ। बल्कि स्पेस खुद इतनी तेजी से फैल रहा है, खासकर हमारे यूनिवर्स के किनारों के पास, कि वो स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। ओह, तो मतलब हमारे अपने बबल यूनिवर्स का जो किनारा है वो हमसे इतनी तेजी से दूर जा रहा है कि हम लाइट की स्पीड से भी चलें तो भी उस तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। हम एक तरह से अपने ही कॉस्मिक घर में कैद हैं। नॉर्मल फिजिक्स के नियमों के हिसाब से तो यही लगता है,
लेकिन आपने कहा नॉर्मल फिजिक्स, क्या कोई एबनॉर्मल रास्ता है? सोर्स में वर्म होल का जिक्र था। हाँ, ये थ्योरेटिकल फिजिक्स की दुनिया है। यहाँ कुछ दरवाजे खुले छोड़े जाते हैं, चाहे वो अभी पूरी तरह ख्याली क्यों ना हो। वर्म होल एक पॉपुलर आइडिया है, स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट, एक टनल जो दो अलग जगहों को या शायद दो अलग यूनिवर्स को जोड़ दे। आइंस्टीन रोजन ब्रिज। क्वांटम टनलिंग भी एक संभावना है, क्वांटम पार्टिकल्स का एनर्जी बैरियर्स को पार कर जाना। क्या ये चीजें कॉस्मिक स्केल पर हो सकती हैं? क्या ये बबल बाउंड्रीज के बीच रास्ता बना सकती हैं? ये सब अभी साइंस के बड़े सवाल हैं जिनके जवाब नहीं हैं। पर अगर सोचें, सिर्फ कल्पना करें कि ये मुमकिन हुआ, हम किसी वर्म होल से गुजरें और दूसरे बबल यूनिवर्स में पहुंच गए, तो हम कहाँ होंगे, क्या देखेंगे? एक ऐसी दुनिया जहां आसमान नीला नहीं हरा हो, सितारे अलग तरह के हों। या जैसा हमने पहले सोचा था, एक ऐसी अर्थ जो थोड़ी अलग हो, जहां इतिहास ने कोई और मोड़ लिया हो। और या फिर वो सबसे अजीब पॉसिबिलिटी कि हम वहां अपने ही किसी ऑल्टरनेट वर्जन से मिले। अपना ही किसी और रूप से मिलना, ये ख्याल ही कितना अजीब है, एक्साइटिंग भी और थोड़ा डरावना भी। क्या वो हमें पहचानेगा? क्या हम खुद को पहचान पाएंगे उसमें? ये विचार हमें सिर्फ कॉस्मोस की विशालता के बारे में नहीं सोचने देते, बल्कि अपनी पहचान, अपने अस्तित्व के मायने पर भी सोचने को मजबूर करते हैं। सही कहा, कॉस्मिक बबल थ्योरी सिर्फ फिजिक्स नहीं है, ये फिलॉसफी के दरवाजे पर भी ले जाती है। ये हमें सिखाती है कि शायद हमारा यूनिवर्स अनंत नहीं है जैसा हम शायद सोचते थे। हाँ, बल्कि ये एक बहुत बड़े मल्टीवर्सल फैब्रिक का, एक बहुब्रह्मांडीय ताने बाने का सिर्फ एक धागा है। और ये सोच कितनी पोएटिक भी है ना? सोर्स में लिखा था, हम एक बबल ऑफ एग्जिस्टेंस में जी रहे हैं, अस्तित्व का एक बुलबुला, और हर बुलबुला अपनी एक कहानी कह रहा है, बनने की, शायद मिटने की, और अनगिनत पॉसिबिलिटीज की। ये हमें एक साथ कितना छोटा महसूस कराता है और कितना अनोखा भी। बिल्कुल, ये हमारे ईगो को चैलेंज करता है कि हम ही सब कुछ है, और साथ ही हमें इस अविश्वसनीय कॉस्मिक ड्रामा का हिस्सा होने का एहसास भी दिलाता है। ये बताता है कि रियलिटी शायद उतनी सॉलिड, उतनी अकेली नहीं है जितनी हम समझते हैं। तो अगर हम आज की इस सारी बातचीत को समेटें, तो मेन आइडिया ये है कि अपना यूनिवर्स वो शायद कॉस्मिक इन्फ्लेशन से बने अनगिनत बुलबुलों में से बस एक है। हाँ, और इन बुलबुलों से मिलकर एक विशाल मल्टीवर्स बनता है। हाँ। जहां हर बबल के अंदर फिजिक्स की नियम, कॉन्स्टेंट्स, शायद लाइफ फॉर्म्स भी अलग हो सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे ऑल्टरनेट वर्जन्स भी मुमकिन हैं। और ये बनने का प्रोसेस इटर्नल इन्फ्लेशन के जरिए शायद आज भी चल रहा है। नए यूनिवर्स लगातार बन रहे हैं। लेकिन हम अपने बुलबुले से बाहर जा नहीं सकते, कम से कम अभी की समझ के हिसाब से तो नहीं। स्पेस का फैलाव हमें रोकता है। हाँ, हालांकि वर्म होल या क्वांटम टनलिंग जैसे थ्योरेटिकल आइडियाज किसी भविष्य की संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं करते। ये सब जानने के बाद ना, यूनिवर्स को देखने का पूरा नजरिया ही हिल जाता है, और ये हमें उन सवालों के सामने खड़ा कर देता है जिनके जवाब शायद कभी ना मिले। सोर्स के आखिर में कुछ ऐसे ही गहरे सवाल थे। हाँ, वो सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर यूनिवर्स वाकई एक बुलबुला है, तो क्या हम सब, हमारी पूरी हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, हमारे इमोशंस, क्या ये सब सिर्फ उस बड़े कॉस्मिक समुंदर में एक पल के लिए उठने वाली लहर जैसे हैं, एक रिफ्रैक्शन? और अगर बुलबुले बनते हैं, तो क्या वो फूटते भी हैं? जैसे साबुन का बुलबुला फूट जाता है, क्या हमारे यूनिवर्स का भी अंत होगा? और जब एक बुलबुला फूटता है, तो क्या होता है? क्या हम सब, ये पूरा ब्रह्मांड वापस उसी शून्य में, उसी वॉइड में खो जाएगा जहां से हम आए थे? ये वो सवाल हैं जो हमें हमारी जगह और ब्रह्मांड की विशालता का एहसास दिलाते हैं। इनका जवाब शायद साइंस के पास ना हो, शायद कभी ना हो, लेकिन ये सवाल पूछना ही शायद हमें इंसान बनाता है, उस अनंत रहस्य को समझने की कोशिश करना।